कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भैया ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है, इसमें हम जो पहली बातचीत आप लोगों के साथ साझा करेंगे वो है पशुओं में गलघोटू रोग, और साथ ही भाई जो कोविड की बीमारी चल रही है उसके प्रति खेती के काम में क्या सावधानियां हम बरत सके हैं। साथ ही मौसम, बाजार भाव की भी चर्चा होगी और आपका मनोरंजन भी। लेकिन हमारी पहली जो बातचीत रहेगी वो रहेगी पशुओं में गलघोटू रोग। वैसे तो भाई सारी डाल के सारी उम्र के पशुओं में यो रोग आवे है, बड़ा घातक है, संक्रामक जीवाणु जनित रोग है, कई नाम दे जाना जा है। लेकिन इसमें पशु अकाल मृत्यु का शिकार हुआ है, मतलब जब उसका काल नहीं आ रहा उस वक्त बिना समय के, बिना किसी और दिक्कत के इस रोग से अकेले से उसकी मृत्यु हो जाए है। 80% से भी कई जगह इसमें मृत्यु दर है। शुरुआत में तेज बुखार यानी 105 से 160 डिग्री होएगा। पीड़ित जो हमारा पशु है उसके मुंह से ढेर सारी लार निकलेगी। गर्दन में सूजन के कारण सांस लेने के दौरान घर घर की आवाज़ करेगा। और भाई आखिर में 12 से लेके और 24 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो जाए है। रोग से जो मरे पशु हैं उनको गड्ढे में दफनाना चाहिए। लेकिन बात अगर रोग की करें तो भाई हमारे घने पशु इस रोग से मरे हैं, और ये जो है लगभग सारे ही प्रांतों में भारत में पाया जा है। ज़्यादातर भाई वो पशु इस रोग का शिकार हुए हैं जिनकी श्रम या सफ़र या फिर ऐसे वातावरण में काम करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए है जो उनके लायक ना हो। कारण इसका एक जीवाणु है पास्चुरेला मल्टोसिडा टाइप 1। इस जीवाणु की वजह से फैले है। बड़ा छोटा हा जीवाणु है और 2 मुँह दिखे है। आमतौर पे पशुओं के टॉन्सिल और जो नाक है, फेफड़े हैं, उसमें ये जीवाणु टिके है। जीवाणु खुद रोग पैदा करने में सक्षम नहीं होता भाई, लेकिन पशुओं की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाए है, बिल्कुल ही कम हो जाए है। अलग अलग कारणों से भी हमारे जो पशु हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुआ है। घना लंबा चल के आ रहा हो पशु, थक रहा हो, उम्र ज़्यादा होगी हो, भूखा हो, ज़्यादा गिल्ले में बांध रखा हो, इस ढाल के कई कारण हैं जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाए है। और भाई विषाणु से जनित रोग भी ऐसे पशु पे अगर आक्रमण कर देंगे तो फिर घनी दिक्कत हो जाएगी। संवेदनशील पशु हैं, इसमें कुछ गौ है, भैंस है, ये संवेदनशील है। 6 महीने से लेके 2 साल तक के जो हमारे पशु हैं वो ज़्यादा ग्रस्त होते हैं। भेड़, बकरी, सूअर ये भी संवेदनशील है भाई। कुत्ते, बिल्ली जो है उनमें थोड़ी सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बाकी पशुओं की बजाय थोड़ी सी ज़्यादा है। तो
जितने भी हमारे ये पशु हैं इनको हम संवेदनशील कह सके हैं। पशु जो है दूषित चारे और पानी के द्वारा इस संक्रमण को ग्रहण करे है, यानी कि ये तो चारे में कुछ साफ सफाई की कमी है, दूषित है, गला सड़ा है, या फिर भाई पानी, छूत और संक्रामक जो वाहक हैं पशुओं या रोगी पशुओं द्वारा, उनके माध्यम से ये फैलता है। जीवाणु रोगी पशुओं के स्नाव द्वारा फैलते हैं। किसी पशु के जो भी हिस्सा है उससे दूसरे पशुओं में फैलेगा। गलघोटू का जो जीवाणु है भाई वो हमारे स्वस्थ पशु के फेफड़ों में बिना कोई नुकसान पहुँचाए हमेशा उपस्थित रहे है। ये जीवाणु फेफड़ों की रक्षा प्रणाली को भी भेदने में सक्षम नहीं होते, लेकिन जब पशु की प्रतिरोधक जो क्षमता है वो किसी भी कारण से कम हो रही हो, तब ये जीवाणु फेफड़ों की जो हमारी रक्षा प्रणाली है उसको भेद के, उसका किला तोड़ के खून में पशु के पहुँचे हैं और फिर भाई बड़ी तेज़ी से अंदर जाके विभाजित होवें, संख्या बढ़ावें, सारे अंगों में फैल जाएं उसके पशु के। रक्त की जो श्वेत कोशिकाएं हैं, फेफड़ों की जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, उनको भी भाई नष्ट कर दे है। ये धीरे धीरे फेफड़े ज़्यादा सख्त होने लग जाए हैं और उनकी हवा ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाए है। अंत में पशु दम घुटने और भाई जहर फैलने के कारण मर जाए है। अब ऐसी स्थिति ना बने भाई तो इसके लिए एक तो लक्षण, गाय और भैंस की बात करें तो कुछ घंटों से लेके और 5 दिनों तक का लक्षणों का इसका हो सके है। जीवाणुओं की जो तेजी है उसके आधार पे अलग अलग लक्षण होते हैं। एक तो घने तेज वाले, यदि जीवाणु घना तेज है तो पशुओं की रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाएगी और बड़ी तेज प्रकार का रोग उत्पन्न होएगा। जीवाणु रक्त में पहुंच के तीव्रता से विभाजित हुए है, बड़ी तेजी से फैले है और शरीर के भाई अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाएगा। 10 से लेके 24 घंटों में पशु की मौत हो जाएगी अगर अति तीव्र प्रकार का, बहुत तेज प्रकार का उसको लक्षण आ रहे हैं। फिर है भाई तेज प्रकार, इसमें जो है अलग अलग अंगों में खून बहने के अलावा निमोनिया भी हो जाए है। रोगी जो हमारा पशु है उसके सांस में तकलीफ, तेज बुखार, घास नहीं खाने का, भाई दूध भी कम देगा, सिर में, गले में, वक्ष में, इनमें भाई सूजन भी हो जाए है। और भाई लंबी दूरी की बात करें तो जब जीवाणु हमारे उग्रता उनकी बढ़ जाए है तो पशुओं में इस ढाल का रोग उत्पन्न हो जाए है। 3-4 महीने में पशु की मौत भी हो सके है। यह बात हमने करी गाय और भैंस की। बकरी और भेड़ की बात करें, उनमें घनी तेजी तो शायद ना दिखाई पड़े, लेकिन जो ये पास्चुरेला जीवाणु है, निमोनिया के लक्षण उनमें दिखे हैं। तेज बुखार, ज़्यादा लार टपकना, आँख और नाक से पस जैसा जो है बहना पानी। पशुओं की 24 से 48 घंटे में बकरी और भेड़ में भी मौत हो जाए है। सूअर में तेज जहरवाद के लक्षण दिखेंगे, पशु सुस्त हो जाएगा, नाक से तेज स्नाव होएगा, बुखार जो है 104 से 105 डिग्री तक पहुँचेगा। कुत्ता और बिल्ली में भी ये रोग प्रतिरोधक होते हैं, लेकिन रोग वाहक की तरह कुत्ता और बिल्ली भी काम करें हैं। अब बात है रोग निदान की भाई। एक तो यह है कि रोग के लक्षण देख के करे जा, या फिर भाई जो मरे हुए पशु है उसका परीक्षण करके। पशुओं के खून में जिम्सा, लिस्मैन, इस ढाल के द्विध्रुवीय जो जीवाणु हैं वो दिखाई देवे हैं। इनको प्रयोगशाला में अलग करके रोग जनन क्षमता का जो है परीक्षण होएगा। परीक्षण से फिर लक्षण अगर दिखते हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत मान लेनी चाहिए। उपचार जो है शुरू की अवस्था में पर्याप्त मात्रा में सल्फर दूसरी औषधियों द्वारा उपचार करने से अच्छे परिणाम मिल सके हैं।
सल्फामिथाजीन जो है वो 150 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार के हिसाब से ये दे सके हैं। और भाई अब बात करेंगे रोग निरोध की, रोकथाम। एक तो भाई अपने पशुओं को हर साल 12 ऋतु से पहले इस रोग का टिक्का लगवा लेना चाहिए। बीमार पशु को दूसरे जो स्वस्थ पशु हैं उनसे अलग रखना चाहिए। जिस जगह पे पशु मरा हो उसे कीटाणुनाशक दवाइयों, फिनाइल या फिर चूने के घोल से धोना चाहिए। पशु का जो रहने की जगह है उसको स्वच्छ रखें और रोग की संभावना जिद भी भाई लगे, कुछ समझ ना भी आ रहा हो, तब भी पशु चिकित्सक से संपर्क जरूर कर लें जो भी नज़दीकी वहाँ पे उपलब्ध हो। तो भाई इसमें जो है पशुओं का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि नुकसान सीधा जो है उनकी जान तक बात चली जा है। और भाई अब वक्त है अगले जो हमारा लोकगीत है कार्यक्रम में उसका, उसके बाद करेंगे अगली चर्चा। एक बात चाप सिंह के किस्से की कि जिस वक्त चाप सिंह सोमती छतरानी को लेकर चला और उसकी बहन सोमती की सखी सहेली उसको क्या बताने लगी, भला वैज्ञानिक जी महाराज जी इधर इस तरफ आ जाओ, लो हटते फिरते फोटो खींच लो। हाँ तैनो बोली हो ओ घर सी के सुनता जाइए हो, हमने फिर मिलने आइए Yeah.
जाके हमने भूल जा हरा लखदारी में नावे चलती बढ़िया भाई राम के सुनता चाहिए तेरे मिलन तेरे उनके बेड़े पार तेरे दिन ध्यान रखो बंधन का समझिया ने ते तेरा होसे दस्ती के बंधन का समझिया ने तेरा होसे दस्ती के बंधन का चंदन का पोरा चंदन का पोरा पड़ते अभिमन्यु छोरा बढ़ते इस उतरा का करे चलती बढ़िया भारी राम श्री लक्ष्मी चंद गुरु अपने खना दाऊर चढ़ा चाहिए ये आपे ते दो शर्मावे ना उस मानस तरह कुचना चाहिए ले बचना चाहिए अड़झेड़े बचना चाहिए अड़झेड़े ततले तोने राम अपने बेड़े तेरी बतू नरमाई ते कहा चलती बढ़िया हरी राम अरे भाई ये लोकगीत आपने सुना, दर्शी के सुनता जाइए। आवाज़ें थी पालेराम और साथियों की। अब बातचीत कल का जो कार्यक्रम हमारा रहेगा उसके बारे में बताएं तो कल भाई दिन रविवार है, थारी चिट्ठी म्हारे गीत कार्यक्रम होगा। और मौसम की बात करें तो भाई 11 से 13 मई तक एक बार फिर बारिश की संभावना जताई गई है। यानी अगले 2 दिन अभी 9 और 10 वो लगभग साफ हैं। सामान्य से जो है थोड़ी सी बरसात कम है, लेकिन फिर भी भाई मौसम जो है ठंडा बना हुआ है और ये ठंडक अगले 4-5 दिन और बनी रहेगी, यानी कि 15 मई तक भी बनी रहेगी। साथ ही भाई अगली जो हमारी चर्चा है वो है कोविड-19 जो बीमारी है यानी कोरोना, उसके प्रति सावधानियां बरतते हुए कृषि की जो हमारी गतिविधियां हैं यानी कि जो खेती के हमारे काम हैं उनको भी सुचारू रूप से कैसे चलाएं। किसान भाइयों, आप सब जाने हैं कि अलग अलग राज्यों ने
सख्त लॉकडाउन मजबूरीवश जो है कोरोना के लिए लगाए हैं। तो खेती का जो हमारा काम है उसमें कुछ रियायत भी सरकारों ने दी है कि आप काम कर सको हो, लेकिन सरकार की रियायत के अलावा हमारी अपनी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम जो है इसमें जो नियम हैं उनका पालन करें। खाली अपनी जान की जिम्मेदारी नहीं है, दूसरे की भी है। अगर हमें कोरोना हुआ तो हम दूसरों में भी फैला सके हैं, हमारे जो परिवारजन हैं, जो बीमार लोग हैं घर में, उनको भी हम कोरोना की बीमारी बांट सके हैं। और भाई इस बार जो दूसरी जो इसकी धारा है उसमें जो कहा सुना जा रहा है वो यही है कि ये पहले से भी जो है ध्यान रखने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है और ये गांव तक भी फैल रही है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। ऐसे में खेती किसानी भाई करे बगैर भी काम नहीं चलता, क्योंकि पेट जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो तो रोज़ मांगे है खाने ने। तो इस दौरान जो भी हमारे खेती के काम हैं, जैसे भाइयों ने अब गेहूं उठाई है तो मंडियों में जब गेहूं बेचने गए तब भी पालना करी, मास्क लगाया या फिर भाई कोई परना लपेटा, अपना मुंह और नाक ढकने से मतलब था। ऐसे भाई खेत में कई काम ऐसे हैं जो कई लोगों को मिल के करने पड़ते हैं। निराई गुड़ाई का काम है, फसल कटाई का है, कढ़ाई का है, या फिर भाई आगे अब आने वाले जो वक्त है इसमें जीरी लगाई का भी काम है, गन्ने में भी काम है, सब्जियों में भी काम है, अलग अलग तरह के तूड़े का काम है, जिसमें भाई एक से ज़्यादा मानसों की ज़रूरत पड़े है। ऐसे में भाई अब बचना इससे कोई घना मुश्किल ना है। लेकिन एक बात किसान भाइयों हमने माननी पड़ेगी कि जब तक हम सामने वाले आदमी पे ये नहीं मान के चलते कि ये कोरोना से संक्रमित हो सकता है, तब तक हम लापरवाही करेंगे। हम नहीं सोच ले हैं कि ये तो भाई हमारा पड़ोसी बलबीर है, रामपाल है, या कोई और नाम है, सुभाष है, तो ये तो रोज़ ही ना मिले हमने। लेकिन भाई कहाँ से किसको कोरोना फैला है, ये तो हमारे तो देश में भी नहीं थी बीमारी, बाहर से आई है। तो भाई बाहर से आई है, जब ये हमारे गांव तक, शहर तक, कस्बे तक आ ली, तो भाई वो हमारे दौरे भी आ सके है। और ये भी भाई देख रहे होंगे कि हर गांव में केस अगर टेस्ट करा रहे हैं तो मिल रहे हैं। कई गांवों की बड़ी गंभीर भी स्थिति है। ऐसे में खेती का काम जो है वो ध्यान से करना पड़ेगा। एक तो भाई औजार जो हैं किसान भाई वो अपना अपना रखें, जिसका खुरपा, कसी या कोई और चीज़ है उसको संभाल के अपने अपने को इस्तेमाल करें, ताकि एक दूसरे को ना छूना पड़े। जहाँ तक संभव हो भाई नाक और मुंह ढक के रखें। कोई बड़े इसमें जो है महंगा वो नहीं करना या घने जतन ना करना इसमें कि दूढ़ा करना है। मुंह और नाक ढक के रखना है। ढकना इसलिए है कि हवा से भी फैले है भाई। चीज़ों को छूने से, आपने किसी चीज़ को छुआ और वो हाथ आपके मुंह, नाक, आँख पे कहीं लगा तो वायरस जो है आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में हमने उनको ढक के भी रखना है और थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथ धोने हैं, ताकि अगर हमारे हाथों को लग गया हो तो धोने से निकल जाएगा। ये ज़रूरी है। साथ ही भाई जो है वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, और वैक्सीन के प्रति बिल्कुल किसी भ्रम में नहीं आना है। करोड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और उनको इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। जो मृत्यु दर है वैज्ञानिक बता रहे हैं कि उसमें बहुत बड़े स्तर पे जो है कमी हो जाएगी अगर हम लोग पूरी तरीके से दोनों डोज लेके और कुछ दिन जब गुजर जाएंगे। तो यथासंभव जहाँ भी आप लोगों को वैक्सीन मिले, उम्मीद है कि आप वो भी लगवा रहे होगे। और भाई कई आदमी अपने आप भी डॉक्टर हैं, उन्हें कह दें हाँ कुछ ना है कोरोना, तो भाई जिनके परिजन लोग अपने परिजनों को जो खो चुके हैं उनकी तरफ देखें, उनसे पूछें
ठीक है, वो उनका दर्द देख के हमें ज़रूर समझ आ जाना चाहिए कि ऐसी घटना किसी और के साथ, अपने के साथ, खुद के साथ या परिवारजनों के, अड़ोसी पड़ोसी के, किसी के साथ ना बने। इसलिए भाई सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कोरोना को कतई हल्के में ना लें, और जब स्थिति बिगड़ जाएगी तो फिर संभालना भी मुश्किल होगा। इसलिए सबसे बेहतर है कि ये बीमारी हमें ना ही हो। इसलिए खेती का जितना भी भाई काम आप कर रहे हैं वो करना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल इस बात का रखें कि एक दूसरे के संपर्क में आने से थोड़ी थोड़ी दूर रह के कर लो। 6 फुट की दूरी रख लें, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। जीरी भी लग सके है, दूसरे काम भी हो सके हैं। जड़े घना नेड़े जाने की ज़रूरत पड़े, मुंह पे कपड़ा ले लो ज़रूर, उसको ना उतारो, बार बार हाथ धोते रहो भाई। और जितना संभव हो सके बाहर निकलने से बचो। छूट का मतलब ये नहीं है कि हमने बाहर ही घूमना है। जो काम एक बार कहीं जाए से हो सके है उसके लिए बार बार ना जाओ। और सभी जो है, उम्मीद है भाई किसान भाई अपना ख्याल इसमें रखेंगे। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक, हमें इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।